It was just too exhausting. It's a disease. It can happen to you. Just sleep, not wake up. Helplessness. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 9 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक रोग के शिकार हैं। उनमें से 5 करोड़ लोग सीरियस डिप्रेशन के शिकार हैं और इनमें से ज्यादातर लोगों की उम्र 15 से 50 के बीच है। इसका मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। भारत विश्व का सबसे डिप्रेस्ड देश है। डिप्रेशन इज नॉट डेस्टिनी फाउंडेशन के प्रतिष्ठाता डैनी बेकर ने 50 ऐसे लोगों से पूछा था उनके डिप्रेशन के बारे में, ताकि जिन लोगों को यह बीमारी नहीं है उनको भी इसके बारे में पता चले, वो समझे डिप्रेशन का मतलब क्या होता है। उनकी इसी सोच को यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, बिल्कुल अकेला हो गया हूं। मेरी बीवी बच्चे कोई मुझसे प्यार नहीं करते, यहां तक कि मेरे दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी थक चुकी है, खुद से विश्वास उठ गया है। ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूलने लगा हूं। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो ठीक था, बिल्कुल ठीक। किताबें खरीदता था, आई यूज्ड टू पेंट, लिसन टू म्यूजिक। ये सब मुझे और अच्छे नहीं लगते। मुझे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा। इनफैक्ट पेंटिंग करने के ख्याल से मुझे डर लग रहा है, जैसे पेंटिंग कोई बुरा सपना हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई सुरंग है, गहरा सुरंग, चारों तरफ अंधेरा, और मैं उसमें खोता जा रहा हूं। कहीं भी कोई रोशनी नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं डूब रहा हूं पानी में, सांस तक नहीं ले पा रहा। डर, शर्म, तन्हाई, अकेलापन, शक, अविश्वास। क्या मैं पागल हो रहा हूं? डॉक्टर के पास जाऊं? क्या मेरी जिंदगी खत्म हो रही है? जीने की कोई भी वजह है क्या मेरे पास? तो फिर क्या मैं खुद को खत्म कर दूं? We also have the highest suicide rate of any country in the world. मैं निक्कू के साथ रहना चाहती हूँ, ना मैं उसके साथ रह पा रही हूँ, ना मैं रह सकती हूँ, ना मैं उसको छोड़ सकती हूँ, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। हर 40 सेकंड दुनिया में कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। भारत में हर साल 1,35,000 से भी ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। उनमें से 46,000 लोगों की उम्र 15 से 44 के बीच है। जो लोग सुसाइड करते हैं उनमें से 90% लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं और सुसाइड के कारणों में सबसे आगे है डिप्रेशन। ये तो जैसे एक महामारी है। आप तो 26-27 साल से इंडिया और विदेश में प्रैक्टिस कर रही हैं। आपको क्या लगता है इस महामारी का कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। असली कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनको या उनकी फैमिली को पता ही नहीं चलता कि कोई बीमारी है और डॉक्टर के पास जाना है। और दूसरा कारण है स्टिग्मा और गलतफहमी। ये एक धब्बा है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो आमतौर पे इसका मतलब है आप पागल हो। क्या मैं पागल हूं कि मुझे पागलों के डॉक्टर के पास जाना है? तीसरा कारण, लोगों को लगता है कि जिनकी पर्सनैलिटी स्ट्रांग है उनको कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। सिर्फ कमज़ोर लोग ही डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इंसान अगर अपने मनोबल का इस्तेमाल करे तो इस पर काबू पा सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों से हमें ये भयानक स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं। 3-4 साल पहले का एक केस। एक माँ आई थी अपनी बेटी के साथ। मुझे उस लड़की की
आंखों से ही पता चल गया था कि वो डिप्रेस्ड है। मैंने पूछा माँ से कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। उसने ऐसा क्यों किया, मुझे इसका कारण जानना था। मुझे बताया गया उनकी दादी को कैंसर है। उस लड़की को अपनी दादी से काफ़ी लगाव था। दादी की खबर से वो डिप्रेशन में आ गई। इसी बीच उसको ज़बरदस्ती चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में बिठाया गया। वो फेल हो गई, डिप्रेशन और भी बढ़ गया। लेकिन उसकी माँ को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बेटी डिप्रेस्ड है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बेटी को परिवार के किसी गुरुदेव के पास भेज दिया। सुनो बेटी, दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा जिंदगी भर, ये मान लो। सवाल का जवाब ढूंढने में इधर उधर मत भागो। ये सोचकर मत रो कि तुम्हारी दादी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ उनका शरीर तुम्हें छोड़कर जाएगा। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, एक अच्छा सा लड़का ढूंढो, दादी का आशीर्वाद लो और उससे शादी कर लो। गुरुदेव का आदेश मान के लड़की के घर वालों ने उसके लिए लड़का ढूंढा और उसकी शादी करवा दी। वो अपने ससुराल में करीब 3 महीने रही और फिर वापस आ गई। माँ को लगा था कि लड़की की अगर शादी हो जाए तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन वो लड़की जब शादी के बाद घर वापस आई तो गंभीर रूप से डिप्रेस्ड थी। खाना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने कमरे से भी निकलना बंद कर दिया था उसने। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने उसे खूब डांटा। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम सबको दुख पहुंचा रही हो। अपने आप को समझाओ, इतनी कमजोर होके तुम कैसे रहोगी? सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। जो लोग अंदर से कमजोर हैं, वही मेंटली बीमार होते हैं। मुझे देखो, मैंने जिंदगी में कितना कुछ सहा। क्या मैं कभी कमजोर पड़ी? इस डांट के बाद क्या हुआ? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? हाँ, इम्प्रूवमेंट हुआ तो था। उस दिन वो कमरे से बाहर निकली, घूमने गई, फिर घर वापस आके थोड़ा सा खाना भी खाया और उसके बाद वो रात को अपने कमरे में सोने चली गई। उसके बाद आपको तब भी कुछ पता नहीं चला? आपकी बेटी ने कोई हिंट भी नहीं दिया? नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं चला। अगली सुबह जब वो नहीं उठी तो उसके पापा दरवाज़ा खटखटाने लगे। लोगों को बुलाया दरवाज़ा खोलने के लिए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ डाला। वेरी सैड। यहां पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक आम आदमी वो समझेगा कैसे कि सैडनेस और डिप्रेशन में डिफरेंस क्या है? टू बी मोर स्पेसिफिक, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि डिप्रेशन और सैडनेस के डिफरेंसेस क्या हैं। आम आदमी के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। कई बार फैमिली के लोग कुछ सिम्टम्स नोटिस तो करते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ICD-10 रिपोर्ट में डिप्रेशन के कई सारे सिम्टम्स के बारे में बताया गया है। उन सिम्टम्स के जरिए डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया जा सकता है और वो सिम्टम्स हैं: हर वक्त उदास रहना, थकान या लो एनर्जी,
एकाग्रता या ध्यान की कमी, अनिश्चयता, भूख की कमी या फिर ज्यादा भूख, धीमी चाल या व्याकुलता, दिलचस्पी और आनंद खो देना, नींद की कमी, आत्मविश्वास की कमी, आत्ममर्यादा खो बैठना, खुद को दोषी मानना, आत्महत्या या सुइसाइडल थॉट्स। अगर किसी इंसान में इन 10 में से 4 से कम सिम्टम्स हैं, तो वो इंसान डिप्रेस्ड नहीं है। अगर किसी इंसान में इन 10 में से 4 सिम्टम्स हैं, वो भी 2 हफ्ते से ज्यादा, तो वो इंसान माइल्डली डिप्रेस्ड है। अगर किसी इंसान में इन 10 में से 5 या ज्यादा सिम्टम्स हैं, वो भी 2 हफ्ते से ज्यादा, तो वो इंसान मॉडरेटली डिप्रेस्ड है। अगर किसी इंसान में इन 10 में से 7 या 7 से ज्यादा सिम्टम्स हैं, वो भी 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक, तो वो इंसान सिवियरली डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन को अगर नजरअंदाज किया गया तो वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हमारे मन और शरीर के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स तो पता चल गए, लेकिन डिप्रेशन का कारण क्या है? क्यों होता है ये डिप्रेशन? इसके तो कई सारे कारण हैं। डिप्रेशन के कारणों को हमने 4 सेक्शंस में बांट दिया है ताकि सबको समझने में आसानी हो। और ये 4 सेक्शंस है बायोकेमिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल और सोशल। बायोकेमिकल आसान शब्दों में कहे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के कॉम्पोजिशन में कुछ अनयूजुअल परिवर्तन होते हैं, जैसे कि एक डिप्रेस्ड इंसान के ब्रेन का नॉरएड्रेनालिन, डोपामीन और सेरोटोनिन। हमारे दिमाग यानी ब्रेन से जो मैसेज जाता है और जो मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, वो हर पल बदलता रहता है। और इन सब बदलाव से ही एक तरीके से हमारे सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे व्यवहार पे भी असर पड़ता है। जो लोग क्रॉनिक यानी लंबे समय तक जानलेवा और दर्दनाक बीमारी जैसे कैंसर, एपिलेप्सी, पार्किंसंस, आर्थराइटिस, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हैं और जो लोग काफी अरसे से बीमार हैं, उनको डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा है। कुछ मेडिसिनल साइड इफेक्ट्स भी डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के पैदा होने के बाद मां भी पोस्टपार्टम यानी प्रसवोत्तर डिप्रेशन का शिकार हो सकती हैं। जेनेटिक, अगर घर में कोई डिप्रेस्ड है तो चांसेस है कि फैमिली में कोई और भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। मतलब अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो फिर 13% चांसेस हैं कि आपके भाई या बहन को भी डिप्रेशन हो सकता है। 20% चांसेस है कि आपके बच्चे को भी डिप्रेशन हो सकता है। अगर आप और आपके पति या पत्नी दोनों डिप्रेशन के शिकार हैं, तो ऐसे हालात में 50% चांसेस हैं आपके बच्चे भी डिप्रेस्ड होंगे। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं और आप खुद डिप्रेशन के शिकार हैं, तो फिर उनके डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़कर हो जाते हैं 70%। साइकोलॉजिकल, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जिद्दी या कठोर मानसिकता, असफलता, अपनी असफलता से मुंह फेर लेना, जिंदगी में चाहने और पाने के बीच अनिवार्य फर्क को नहीं मान पाना, वास्तविकता की कमी, मां बाप के बीच लड़ाई, अनबन, बचपन से ही कड़े क्रिटिसिज्म का शिकार होना, हर वक्त परफेक्ट होने की कोशिश, अंतर्मुखी होना,
या फिर बेचैनी। जिन सब इंसानों में ये सब लक्षण होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। सोशल, जीवन के मध्य भाग में नौकरी खो देना, परीक्षा में असफलता, प्रियजनों के चले जाना, व्यापार में भारी नुकसान, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स, प्यार में दिल का टूटना, ये सब नेगेटिव और स्ट्रेसफुल सामाजिक परिस्थिति डिप्रेशन के कारण बन सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक इनके अलावा डिप्रेशन के और भी कुछ कारण हैं। चलिए देखते हैं। धूम्रपान करने वाले लोग ज्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं क्योंकि निकोटीन ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पर्याप्त नींद नहीं आती है तो ब्रेन सेल्स की भरपाई नहीं हो पाती है और दिमाग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन के और भी कई सारे कारण हैं, लेकिन बताए गए कारण मुख्य हैं। डिप्रेशन के कारण तो पता चल गए। अब अगर आप हमें उस केस के बारे में बताएं, मतलब आगे क्या हुआ? मैंने उस लड़की की माँ से बात की, लेकिन मुझे साफ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस लड़की के हस्बैंड के साथ मीटिंग फिक्स की। हस्बैंड के साथ बात करके ऐसा लगा काफी रीजनेबल और इंटेलिजेंट है। आपको क्या इसके बारे में कुछ भी अंदाजा था कि आपकी बीवी सुसाइड करने की सोच रही थी? पहले कुछ महीने तक तो नहीं। मुझे लगा था कि कुछ लोग चुपचाप होते हैं, शायद वो भी। तो पता कैसे चला? जैसे जैसे दिन बीतता गया, हर चीज में वो इंटरेस्ट खोने लगी। चुपचाप रहना अलग बात है, कमरे से ही नहीं निकलती थी। घर तो दूर की बात, ठीक ठाक खाना नहीं खाती थी, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी, सजती सवरती तक नहीं। पिछले 4 महीने में उसे हंसते हुए भी नहीं देखा। यहाँ तक शुरू से ही शारीरिक संबंध से भी इनकार करती थी। उसके बाद तब मुझे समझ में आया कि वो मानसिक बीमारी का शिकार है। एक दिन मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गया। वो अपनी नानी से बहुत प्यार करती थी। उन्हें हो गया कैंसर। इतनी अच्छी स्टूडेंट और उसके ऐसे परिणाम। दरअसल मानसिक बीमारी का असर शरीर पर भी पड़ता है। कई बार इनमें केमिकल इम्बैलेंस भी शामिल होता है। उसे दवाई लेनी पड़ेगी और अगर जरूरत पड़े तो मैं काउंसलिंग के लिए उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भी रेफर करूंगा। और रोजमर्रा की जिंदगी में उसे व्यस्त रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। तो उसने दवाई लेनी शुरू की? कैसे शुरू करती? मेरे ससुर बहुत कंजर्वेटिव हैं। वो मानसिक बीमारी जैसे कोई चीज में विश्वास ही नहीं रखते। मेरा एक दोस्त है जो साइकियाट्रिस्ट है, तो मैं उसे अपने दोस्त के पास लेकर गया। अच्छा। उसने बताया कि वो डिप्रेस्ड है, सिवियरली डिप्रेस्ड। सच में? उसे लंबे इलाज की जरूरत है। बकवास। ऐसे डॉक्टर मैं बहुत देख चुका हूँ। मानसिक बीमारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं। नींद की गोली दे देंगे और जब वो काम नहीं करेगा, जो कि वो नहीं करेगा, तो पागल खाने भेज देंगे। हमारे बाप दादा के जमाने में ऐसे प्रॉब्लम्स होते थे तो कहते थे कहीं घूम आओ। हम क्या करें? ऐसा करो, उसे यहाँ भेज दो, यहाँ रहेगी, सबके साथ बात करेगी, पिक्चर देखेगी, 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। सब बकवास। अरे ऐसे डॉक्टर्स मैंने बहुत देखे। वो तो समझना ही नहीं चाहते थे। मानसिक बीमारी वो बीमार है, उसे दवा और इलाज की जरूरत है।
तो क्या दवा और इलाज काम आया? कैसे आता? वो मान ही नहीं रहे थे कि ये एक बीमारी है। मानने की जगह उसे एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए। उन्होंने बताया उसके ग्रह में कुछ दोष है। वो काल सर्प दशा से गुजर रही है। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। सूर्य 12वें स्थान पे है। उसके सारे ग्रह गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। ये समय उसके लिए बहुत कठिन है। वो एक मानसिक संकट से गुजर रही है। वो कोई भी कार्य शांति से संपन्न नहीं कर सकती। तुम्हें सतर्क रहकर उसकी रक्षा करनी होगी। हमें ग्रहों को दुष्ट करके चुप कराना होगा। उसे पूजा पाठ में व्यस्त रखना होगा। इससे उसे खुशी मिलेगी। सारे ग्रह फिर से सही जगह पे आ जाएंगे और उसका जीवन मंगलमय होगा। लेकिन अभी के लिए तुम्हें उसे सारे बुरे शक्तियों से रक्षा करनी होगी। और हाँ, 2 महीने में सूर्य 7वें स्थान पे आ जाएगा और शुभ घड़ी आ जाएगी। परंतु मैं फिर से सतर्क कर देता हूं, इस 2 महीने उसे चौकन्ना रहना होगा। मुझे ग्रहों के बारे में कुछ पता नहीं, पर 2 महीने में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेडिकेशन इज नेसेसरी। इलाज करना ही है। उसको खुश रखना या ट्रिप पे लेके जाना, वो सब तो जरूरी है ही, लेकिन मेडिकेशन इज वाइटल। वो जब थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हम उसे साइकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे काउंसलिंग के लिए। वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका नतीजा क्या होगा ये तो आपने देख ही लिया। क्या मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? अच्छा, वो ठीक तो हो जाएगी ना? अब तक हमने जो देखा उसमें से एक बात तो साफ है कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। इसीलिए इसको छुपाना या इसको लेके शर्मिंदा होने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू आर राइट। डिप्रेशन को मानसिक बीमारी की दुनिया में सर्दी जुकाम जैसे बोल सकते हैं। किसी को भी हो सकता है। हम तो हमेशा ही देखते हैं कि आजकल सेलिब्रिटीज कैसे खुल के अपने डिप्रेशन के बारे में बातें करते हैं। कैसे वो लोग डिप्रेशन से लड़के नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए हैं, ये सारी बातचीत करते हैं। अगर वो लोग खुलकर बात कर सकते हैं तो हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। न जाने कितने दिल जीते हैं, बेशुमार दौलत पाई है, कितना सम्मान प्यार मिला है उनको। मगर इतना कुछ पाने के बाद भी उनकी जिंदगी डिप्रेशन के अंधेरों से गुजरी है, साथ में थकान और खुद को खत्म करने की सोच। लेकिन वो लोग हार नहीं माने, डिप्रेशन का सही इलाज करवाया। फिर हौसलों को जोड़कर वो लोग अपनी आम जिंदगी में वापस आए पूरी शिद्दत के साथ। ये मुमकिन इसीलिए हुआ क्योंकि इन सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि ये एक बीमारी है, किसी को भी हो सकता है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। ये जिंदगी के लंबे सफर का एक उतार चढ़ाव है, एक हिस्सा है जिंदगी का। इन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदला, डॉक्टर की सलाह ली और एक स्वस्थ और कुशल जिंदगी में लौट गए। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको सच में लगता है कि ये मुमकिन नहीं? तो इसका मतलब है अगर डिप्रेशन का डायग्नोसिस किया गया और संग संग इलाज किया गया तो ये ठीक हो सकता है। अब अगर आप हमें ये बताएं कि डिप्रेशन का इलाज क्या है। सबसे पहले तो इलाज सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से ही हो सकता है, और दवा सिर्फ क्वालिफाइड फिजिशियन या साइकेट्रिस्ट ही दे सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है डिप्रेशन के लेवल पे।
इंसान माइल्डली, मॉडरेटली या फिर सीवियरली डिप्रेस्ड हो सकता है। वो तो डॉक्टर ही डिटरमिन करेंगे। बिल्कुल, जैसे हमने देखा इस प्रेजेंटेशन में कि कौन से सिम्टम्स कौन से कैटेगरी में पड़ते हैं। आमतौर पर मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस और साइकोथेरेपी या टॉक थेरेपी, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही श्रेष्ठ है। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में भी कुछ बताएं हाँ, तो। ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, ये सिर्फ डिप्रेस्ड लोगों के लिए नहीं है, ये कोई भी फॉलो कर सकता है, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्रिवेंटिव मेजर है। अगर माइल्ड डिप्रेशन है तो इसका इलाज साइकोलॉजिस्ट से हो सकता है। आमतौर पे साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दोनों की ही ज़रूरत है। अगर डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर है तो मेडिकेशन ज़रूरी है। लेकिन एक आम सोच ये है कि सब दवाइयों के काफी साइड इफेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन वो सब टेम्पररी और प्रतिवर्ती हैं। लेकिन आप अगर डिप्रेस्ड इंसान का इलाज नहीं करोगे तो एक रिस्क है कि वो सुइसाइड कर सकता है। इसीलिए अगर कोई आत्मघातक या सिवियरली डिप्रेस्ड है तो साइकेट्रिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। मतलब साइड इफेक्ट्स के चक्कर में मेडिकेशन अवॉइड करेंगे तो ये जानलेवा हो जी सकता है। हाँ। अब आप हमें टॉक थेरेपी के बारे में कुछ बताएंगी? टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट का एक कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये टॉक थेरेपी पेशेंट के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता है बातों से। तो एक साइकोलॉजिस्ट डिप्रेस्ड पेशेंट को अपनी नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिवली सोचने में बढ़ावा देता है। कई बार देखा गया है कि डिप्रेस्ड पेशेंट रिश्तों की गहराइयों में खो चुके हैं। उनको लगता है कि सभी उन्हें गलत समझते हैं, कोई उनसे प्यार नहीं करता। वो फिर बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट्स या साइकोलॉजिस्ट्स पेशेंट को इसी अकेलेपन से बाहर निकाल के उनके सामाजिक संबंधों को सही दिशा देने की कोशिश करते हैं। पेशेंट अपने आप को सब में से एक मानने लगता है। उन्हें सिखाया जाता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनका सामना करना है। साइकोथेरेपी के और भी कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं और अंत में पेशेंट कॉन्फिडेंस के साथ खुद पे यकीन करने लगता है। अच्छा, आप कुछ मेडिकेशन और उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। एक और सोच है लोगों में कि डॉक्टर ट्रैंक्विलाइजर यूज करते हैं दवाइयों की तरह, और इसलिए पेशेंट हमेशा नींद में रहते हैं और इस वजह से काफी लोग डरते भी हैं दवाई लेने से। ये बिल्कुल गलत फहमी है। सिडेट करना तो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करे। सिर्फ कुछ कुछ केसेस में जहाँ पेशेंट बहुत रेस्टलेस, डिस्टर्ब्ड, वायलेंट या सुइसाइडल हो जाता है,
तब सिडेट करना लाजमी हो जाता है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर हम इलाज के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स या एंजाइटी कम करने वाली दवाइयों की सलाह देते हैं। कभी-कभी मूड स्टेबलाइजर्स जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स या लिथियम यूज़ करते हैं। एंटी साइकोटिक ग्रुप के मेडिसिन्स भी यूज़ करते हैं। ये सब अन्य मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक और सवाल जो है मेरा वो है अबाउट इंटरनेट डॉक्टर्स। प्रिस्क्रिप्शन देख के मैंने देखा है आजकल बहुत से लोग इंटरनेट पे जाके सर्च करके पता करने की कोशिश करते हैं कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के दौरान आपको भी ऐसे बहुत लोग मिले होंगे। हैं कई सारे, और ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन गूगल सर्च के नतीजे हैं। ये सारे लोग दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इसका इलाज नहीं किया तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर इंटरनेट ब्राउज करके ही सब इलाज हो सकते थे तो दुनिया में डॉक्टर और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये मेडिकेशन कब तक लेना पड़ेगा? कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये जिंदगी भर चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। डिप्रेशन के इलाज में ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में एक ऐसा समय आता है जब पेशेंट पहले से बेहतर महसूस करने लगता है, वो एक नॉर्मल जिंदगी में वापस चला जाता है। साइकियाट्रिस्ट खुद से मेडिकेशन डोसेज रेगुलेट करते हैं और समय आने पर उसको कम भी करते हैं। अगर घर वाले मेडिसिन डोसेज डिसाइड करेंगे या पेशेंट ठीक हो गया है तो मेडिसिन बंद कर देते हैं, ऐसा सोचेंगे तो ये बहुत खतरनाक है। जिन पेशेंट्स को मेडिकेशन के साथ साथ साइकोथेरेपी भी मिली है, उनको बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। उन लोगों में मुश्किल का डटकर सामना करने का हौसला, नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करने की हिम्मत ज़्यादा है, जिसके परिणाम स्वरूप वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी डेवलप करते हैं। तो कुल मिला के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 टाइप के डिप्रेशन होते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, टॉक थेरेपी और दवाई, इन चीज़ों को मिला के इसको ठीक किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट सिर्फ क्वालिफाइड प्रोफेशनल ही कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट किसी भी कीमत पर मेडिकेशन डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। अब आखिरी सवाल, जिस केस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे थे, उस लड़की का क्या हुआ?